तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। जब इंसान कोशिश करता है तो उसे यकीन होता है कि वो कामयाबी तक ज़रूर पहुंचेगा और वो कामयाबी तक पहुंच भी जाता है। एक ऐसे ही कलाकार से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं उनका एवी। भावना सोमाया का जन्म 7 सितंबर को मुंबई में हुआ। ये अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई में आर लेडी ऑफ गुड काउंसिल हाई स्कूल से की और साथ ही साथ इन्होंने मुंबई की ही एक डांस एकेडमी से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली। स्कूलिंग के बाद भावना ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से साइकोलॉजी और LLB में डिग्री हासिल की और मुंबई के ही केसी कॉलेज से जर्नलिज्म की भी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1978 में सुपर मैगजीन को फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया और फिल्मों के बारे में कॉलम लिखने शुरू किए। 1981 में भावना ने मूवी मैगजीन असिस्टेंट एडिटर के तौर पर ज्वाइन की और 1985 तक वो मूवी मैगजीन की को-एडिटर भी बन गईं। 1988 में भावना ने जी मैगजीन एडिटर के तौर पर ज्वाइन की। साथ ही साथ भावना ने कामयाब, भावना, आज का MLA, राम अवतार और फिल्म मैं आज़ाद हूं में शबाना आज़मी की कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की। 1999 में भावना ने एक लेखिका के रूप में अमिताभ बच्चन के जीवन पर अपनी पहली किताब अमिताभ द लेजेंड लिखी। उसके बाद फिर बच्चन साहब के लिए बच्चन लिया और अमिताभ लेक्सिकन भी लिखी। उन्होंने लता मंगेशकर और हेमा मालिनी के जीवन पर भी किताबें लिखीं। सन 2008 में भावना ने प्रोडक्शन हाउस स्वस्तिक पिक्चर्स की टेलीविजन सीरीज अंबर धरा मीडिया सलाहकार के तौर पर ज्वाइन की। मई 2012 में भावना ने 92.7 बिग FM रेडियो फ्राइडे फिल्म रिव्यूअर के तौर पर ज्वाइन किया और उसी साल इन्होंने एक फिल्म ट्रेड मैगजीन ब्लॉकबस्टर भी ज्वाइन की। फिलहाल रेडियो पर ये अपने प्रोग्राम्स करती हैं और कुछ किताबें भी लिख रही हैं। बेहद एक्शन पैक्ड रहा है इनका ये कोशिश से कामयाबी तक का सफर। आइए देखते हैं। तो ये थी भावना सोमैया। आइए अब उनसे मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। भावना जी। To raise my toes. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह बैठ के आपको इंटरव्यू कर रही होंगी। आपको पता है मेरे लिए आज बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। हाँ। क्योंकि बहुत साल पहले जब आप नई नई एक्ट्रेस बनी थी तो मैं आपको सेट पे ही मिली थी। हमारे बीच एक दोस्त होता था जिन्होंने हमको मिलाया था। हाँ। और आप मेकअप वेकअप करके ऐसे अपने क्यू के लिए खड़ी थी। हाँ। और आज आप भी कैमरा के सामने हो और मैं अपने क्यू के लिए खड़ी थी। So time changes. टाइम चेंजेस। तो भावना, वैसे तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन दर्शक नहीं जानते, तो हम शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से। तो आप मुंबई में पैदा हुई, माटुंगा में, और गुजराती फैमिली से हैं। तो बताइए बचपन के दिन मुंबई में कैसे बीते? सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि मेरे परिवार में 8 बच्चे हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। आई एम द 8th चाइल्ड। ओके। तो मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में डबल जनरेशन गैप है। हाँ। क्योंकि 6 जो मेरे भाई बहन हैं वो कराची में, अच्छा, यानी प्री पार्टीशन पैदा हुए। तो दे आर कॉल्ड ब्रिटिश चिल्ड्रन। और उसके बाद जब मेरे माँ और पिताजी 47 के बाद यहाँ माइग्रेट हो गए इंडिया में, तो 50s लेट 50s में पहले मेरी बहन आई और उसके बाद मैं आई। क्योंकि वो ज़माने में तो सब अलग होता था। तो मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ, ऑल 3 वर प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। ओह नो। तो मेरा जो नेव्यू है वो मेरे से बड़ा है। अच्छा। तो जब मैं पैदा हुई
तो सबने कहा भावना मासी पैदा हो गई है। हाँ। तो बचपन बहुत इनोसेंट और खुशी में चला गया, पता नहीं चला। घर पे मेरे हिसाब से जब मैं पैदा हुई तब तक तो मेरे एक भाई और बहन की शादी भी हो गई थी। हाँ। तो मैं हमेशा अपनी सबसे बड़ी बहन जो आज माशाल्लाह 85 इयर्स की है, हाँ। तो उनसे मैं कहती हूँ कि ये तो मेरे माँ बाप ने बताया कि तुम मेरी बहन हो, हाँ। मैं तो तुम्हारे साथ कभी एक छत के नीचे रही नहीं नहीं हूँ। नहीं। हाँ। और मेरा जो सबसे बड़ा भाई अभी नहीं है, उनके बीच में और मेरे बीच में 25 इयर्स का गैप है। ओह माय गॉड। सो इट्स लाइक अ फादर एंड डॉटर। हाँ। तो मेरे पिताजी बर्माशल में थे, इंस्पेक्शन ऑफिसर थे, और माँ होम मेकर थी। हम अमीर कभी नहीं थे, मगर घर पे कोई डेप्रिवेशन नहीं थी, कमी नहीं थी। कमी नहीं थी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था खाने के मेज़ पे, या जब हम स्कूल जाते थे, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे, कि कभी भी मुझे ऐसा लगा हो कि ये मेरे पास नहीं है। इसका श्रेय आप अपनी माँ को देंगी? मेरे पिताजी को पहले, क्योंकि आई थिंक ही वॉज अ वेरी करेजियस मैन। आप सोचो कि बहुत जिगर चाहिए कि आप 45-46 इयर्स ओल्ड हो और आपके घर पे लक्ष्मी आती है। आपको पता है किरण, जब मैं पैदा हुई थी तो अस्पताल में जब मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में थी, तो नर्स रूम के बाहर बार बार जा रही है और मेरे पिताजी बाहर सोफ़ा में बैठे थे। बता नहीं रही है पिताजी को। तो मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ, बता तो दो। तो शी इज़ नॉट सेइंग, क्योंकि किसी ने उनको बता दिया कि ये 8वीं संतान है और 6ठी बेटी है। तो फाइनली शी हैड टू टेल माय फादर। सो माय फादर टुक आउट अ 5 rupee नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हर, एंड ही सेड लक्ष्मी हैज़ कम, और ये मेरे साथ मेरे बुढ़ापे तक चलेगी। हाउ स्वीट, व्हाट अ लवली वे। यस। माँ बहुत अमीर घर से थी, बहुत ज़मींदारी परिवार था, और पिताजी वॉज मिडिल क्लास। बट क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव गुड एक्सपीरियंस उनकी दूसरी 2 बेटियों के साथ जो बहुत अमीर घर में शादी की। हाँ। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि खानदानी लड़का चाहिए और हिम्मत वाला लड़का चाहिए। हाँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी को चुना, और मेरी माँ ने मेरे पिताजी के साथ इतना खूबसूरत संसार किया, और मेरे पिताजी 3 नौकरी करते थे ताकि घर में इतना पैसा रहे कि सब बच्चों का। तो हम लोग 8 है, सब डबल ग्रेजुएट है। हाँ। सब लोगों ने, क्योंकि माय फादर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने एजुकेशन पे रखा। हाँ। उन्होंने जब मैं छोटी थी स्कूल में जाती थी तो भरतनाट्यम डांस क्लास में रोल किया था, और ऐसे टीचर्स कहते थे कि मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। हाँ। तो जब मैं 10th में आई तो पिताजी ने कहा तुम तय कर लो, अगर तुम प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती हो तो तुम डांस जारी रखो, नहीं तो तुम डांस छोड़ो और एजुकेशन पे ध्यान दो। तो इस तरह से लक्ष्मण रेखाएं। लेकिन ना मुझे तो आपके फादर बहुत प्रोग्रेसिव लगते हैं, क्योंकि उस ज़माने में अपनी बेटी को ये चॉइस भी दे देना कि तुम एक डांसर अगर बनना चाहती हो तो बनो, वो भी आपने में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात किरण, दो भाई हैं, दोनों बड़े हैं, और 6 मतलब मुझे मिला के बहनें हैं। हमारे घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ये लड़कियां नहीं करेगी, ये सिर्फ लड़के करेंगे। माय फादर यूज्ड टू थ्रो यू, कि ये जाके लेकर आओ। तो मार्केट में जाके वापस अगर कोई चीज़ ऐसे ही खाली हाथ चले आए वो नहीं। जैसे कि समझो अगर मुझे या मेरी बहन को बोला है कि वहाँ जाके ब्रेड लेकर आओ, तो वो दुकान में ब्रेड नहीं है और हम ऐसे ही वापस आ गए, नहीं चलेगा। तुमको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है, ब्रेड नहीं तो पाओ, मगर कुछ तुम लेकर आओ, क्योंकि वो शाम का मेन्यू है। तो हर चीज़ के लिए बेटियां, घर पे भी हमको घर काम की भी जिम्मेदारी थी। जैसे मेरी बड़ी बहन को ये जिम्मेदारी थी कि जब शाम के कपड़े सूख जाए तो तुमको घड़ी करने हैं। और मुझे ये जिम्मेदारी थी कि जब, क्योंकि मैं छोटी थी, तो जब तुम सो के उठो तो कम से कम अपना बिस्तर, अपनी चादर को घड़ी करो, और समेट लो उसे ठीक तरह से। अपनी स्कूल बैग खुद करो, अपने शूज़ पॉलिश खुद करो, अपना यूनिफॉर्म खुद आयरन करो। आई फील जितना भी डिसिप्लिन है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना करेज है, वो सब पिताजी से आया। माँ बहुत सेंसिटिव थी, आर्टिस्टिक थी,
बहुत एस्थेटिक थी। उनको घर बहुत खूबसूरती से, जितने भी पैसे पिताजी लाते थे उसमें सजाना आता था। खाना बनाने में बहुत कमाल की थी। और ऐसा नहीं कि अभी ये नहीं है तो भागो और वो चीज़ लेकर आओ, जो है उसी में से इतनी खूबसूरती से वो खाना लगा देती थी। तो मुझे लगता है सब बच्चों में माँ और बाप का मिश्रण है। तो जैसे कई बार मुझे पूछते हैं कि कहाँ से आया ये जो कपड़े पहनती हो या, तो वो मुझे लगता है सब कुछ माँ से आया। सो नाइस टू नो। यू नो, माँ और बेटी का रिलेशनशिप एक बड़ा अजीब सा होता है। आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली जब तक शादी नहीं होती बेटी और माँ में कुछ झगड़ा सा ही रहता है, और शादी के बाद बड़ी अजीब सी बात है कि रिलेशनशिप बदल जाता है। सडनली आप दूसरी साइड पे आ जाते हैं और आपको अपनी माँ के साथ एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ, अब मुझे समझ में आती है कि मेरी मम्मी ऐसा क्यों कहती थी। तो सडनली वो एक आपकी टीचर बन जाती है। तो आपके केस में आपको ऐसा लगता है कि किस तरह से आपको विद एज ऐसा फीलिंग हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी और आपकी माँ के रिलेशनशिप देखो, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आई हैड अ डबल जनरेशन गैप। तो जो मेरे से बड़ी बहनें थी, दे वर ऑल सेंट ज़ेवियराइट्स एंड दे वर बोथ सोशल मेडिकल सोशल वर्कर्स। तो दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बहुत फैशनेबल थी। फ्रेंच रोल्स बनाती थी, स्टार्च्ड साड़ीज पहनती थी और लंबी ऐसी मालाएं पहनती थी। तो जब स्कूल में पेरेंट्स डे होता था तो मेरी बहनें आती थी क्योंकि दे वर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, और दूसरे सबकी माएँ आती थी। तो मेरी माँ तो बूढ़ी थी और घर पे रहती बहू और बच्चे, और उसमें तो मुझे टीचर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विथ माई सिस्टर्स। और मेरी फ्रेंड्स सब मेरी बहनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी क्योंकि फट क्वेश्चंस पूछते थे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे ऐसी फैशनेबल बहनें स्कूल में नहीं चाहिए, मुझे ऐसे माँ चाहिए जिसमें कांच की चूड़ियाँ हो हाथ में, बाल में तेल हो और वो माँ और पिताजी जैसी लगे। तो मेरी माँ हंसती थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। तो जितने मगर हमारे टेस्ट है, मेरे और मेरे से जो बड़ी बहन सिर्फ 2 साल की बड़ी है, आर रीडिंग हैबिट्स वो सब माँ से लिए, वो सब मेरी बड़ी बहनों से आए हैं। अच्छा। वो क्या पढ़ती है वो हमको इन्फ्लुएंस करती थी, हमारी हाइजीन सेंस वो डिसाइड करती थी। तो बहुत लंबे अरसे तक, जब तक वो सारी बहनों की शादी नहीं हो गई, तो मेरे लिए माँ बाप के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था। क्योंकि भावना जी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इस वक्त हमको लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं भावना सुमैया से। तो भावना जी, बात कर रहे थे आपकी मदर की। तो नहीं, तो जैसे मैं बता रही थी कि पहले तो उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं होता था क्योंकि जो भी हमें कहना होता था बड़ी बहनें बता देती थी। फिर धीरे धीरे सारी बहनें की शादी हो गई, सब चली गई। तो उसके मैं सोचती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरी माँ और मेरे पिताजी के साथ असल में शुरू हुआ जब 7वीं संतान की शादी हो गई। तो नाउ इतने बड़े घर में, अभी इट वाज जस्ट 3 of us। तो दैट वाज द टाइम जब मैं मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और मैं लॉ पढ़ रही थी मॉर्निंग कॉलेज में, और शाम की कॉलेज में मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी। तो जैसे मैंने बताया कि पिताजी हमेशा एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते थे। तो लॉ मुझे एडमिशन मिल गया मुंबई की बेस्ट कॉलेज में, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सुबह की कॉलेज करके आ जाती हूँ तो वक्त क्यों ज़ाया करो। तो मैंने शाम की कॉलेज में जर्नलिज्म डिप्लोमा ले लिया और बीच के टाइम पे मैं लिखती थी अखबारों के लिए। तो ये अखबारों में लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मतलब आपने बहुत डाइवर्स किया, आपने साइकोलॉजी की और फिर आपने लॉ किया और साथ में आपने जर्नलिज्म किया, तो इन सब का मिश्रण क्या है? कहानी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो कॉलेज मैगज़ीन होती थी, तो उसमें मैं लिखती थी। क्यों लिखती थी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि शायद मैं अच्छा बोलती थी। तो किसी ने कहा कि ये लिख दो, अभी क्लास में से किसी को लिखना है, तो मैंने लिख दिया। तो एक दिन मेरी सहेली ने कॉलेज में कहा कि उनकी बिल्डिंग में एक इंसान है जो एक फ़िल्म मैगज़ीन निकालना चाहते हैं और तुम साथ में चलो और हम देखते हैं क्या होता है। तो वो मुझे बिल्डिंग में लेकर गई। एक छोटा सा गराज था, टूटी सी मेज़ थी
और वो केशव मुखर्जी की तरह लगते थे और वो सपने देख रहे थे बड़े बड़े। तो वो मुझे कह रहे हैं कि देखना एक दिन इधर बड़े बड़े स्टार्स आएंगे और तुमको ये मैगज़ीन इतना बड़ा बना देगी कि लोग तुमको टेबल के नीचे से पैसे देंगे। तो मैंने ये कभी फ्रेज़ नहीं सुना था कि टेबल के नीचे से। तो मैंने ऐसे झुक के टेबल के नीचे देखा और मैंने कहा कहाँ से, और फिर मैंने कहा कितना देंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं। तो तब मेरे लिए तो 100 रुपया बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने सोचा मुझे कोई 100 रुपया देगा। तो ये इस तरह का नाटक सब चल रहा था। उतने में एक बार पेपर में एक ऐड था कि वांटेड गर्ल्स विथ फ्लेयर फॉर राइटिंग फ्रॉम कॉलेज। तो ताजमहल होटल में एक बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यू था। तो मैं चली गई ऐसे ही फॉर एडवेंचर। तो उस ज़माने में इंटरव्यू के लिए आप बगैर साड़ी के नहीं जा सकते थे। तो मैंने अपनी बड़ी दीदी के वार्डरोब से एक साड़ी ली और मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि पूरा कमरा भरा था। तो मैंने कहा, एक तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग पेपर पढ़ते हैं और दूसरा कि इतने सारे लोग अपने आप को राइटर समझते हैं। तो मुझे बुलाया गया, वॉक इन इंटरव्यू था और बहुत नामचीन लोग बैठे थे जिसको मैं नहीं जानती थी। आई मस्ट बी 20 और समथिंग और लेस देन दैट। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए तो मैंने फटफट जवाब दे दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? तो मैंने कहा शशि कपूर। तो उन्होंने कहा ये टेबल पे बैठो और उनके लिए 10 सवाल लिखो। तो मैंने फटाफट 10 सवाल लिख के उनको दे दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू आर ऑन। सो आई सेड फॉर व्हाट? सो दे सेड वी आर कमिंग आउट विद अ फिल्म मैगजीन एंड वी विल गिव यू 500 रुपीज़। तो मैंने उनके सामने देखा एंड आई सेड आई डोंट वांट टू बी अ फिल्म जर्नलिस्ट। ही वॉज सो एंग्री विथ मी, इतना ज़ोर से मेरे को डांटा कि ही सेड व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम? सो आई सेड आई जस्ट केम लाइक दैट ओनली। तो मैं चली गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई रस नहीं था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स गए थे कनाडा मेरे बड़े भाई से मिलने। तो वो लोग आ गए तब तक, और घर पे वो ज़माना था MTNL फ़ोन का, और वो भी घर के बीच रखा जाता था ताकि मेरे पिताजी की नज़र रहे दोनों कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे। कौन फ़ोन कर रहा है, कितनी देर तक बात कर रहा है, लड़का क्यों फ़ोन कर रहा है, कौन है ये, सारे सवाल पूछे जाते थे। तो ये लोग रोज़ मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं आ जाओ आ जाओ। तो मेरी माँ ने कहा ये कौन आदमी है और तुमको क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि जब आप नहीं थे मैं ऐसे इंटरव्यू में गई थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरी माँ को ये डर था कि ये सब फिल्मी चक्कर में मेरी बेटी पड़ेगी तो कोई डिसेंट आदमी उससे शादी नहीं करेगा। तो उसने कहा चुप करो और पिताजी को तो बताओ ही मत, फेंक देंगे तुमको। तो आई टोल्ड दोज गाइज कि प्लीज़ डोंट रिंग मी अप, माई पेरेंट्स आर वेरी अपसेट। तो आप सोचो कि कितना मासूम ज़माना था। तो वो मुझे पूछ रहे हैं, दिल्ली का कोई अखबार था, कि आप अपनी माँ से पूछिए कि क्या इतराज़ है उनको। और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ किरण कि मैंने एक आर्टिकल लिखा नहीं था और ये लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े थे जैसे आई एम द लास्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। ऐसी कोई आता नहीं था मुझे। तो मैंने उनका जब फ़ोन आया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वो लोग पूछ रहे हैं आपको इतराज़ क्या है। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम किसी को 6 बजे के बाद इंटरव्यू नहीं करोगी, तुम रात को कहीं बाहर नहीं जाओगी, तुम कोई पार्टी में नहीं जाओगी, तुम कोई आउट स्टेशन नहीं जाओगी। तो मैंने उनसे कहा, मेरी माँ ने कहा 1 2 3 4। सो दे सेड ओके। तो एग्जैक्टली लाइक महात्मा गांधी की माँ ने कहा था ना साउथ अफ्रीका जाने के पहले कि मीट नहीं खाओगे, लड़की को नहीं देखोगे, शराब नहीं पियोगे। तो मैंने उनको बोल दिया, तो दे सेड ओके। सो माय पेरेंट्स गॉट इवन मोर सस्पिशियस, क्यों ओके बोल रहे हैं, ये क्यों इनके पीछे पड़े हैं। फिर एक दिन मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे पिताजी मेरी माँ से कह रहे थे कि कुछ होने वाला है नहीं, इनको कुछ आता है नहीं, उनको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, तो जाने अभी हाँ कर दो, उसको इंडल्ज करने दो, 3 हफ्ते की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तो कॉलेज में थी, वो लोग मुझे बोलते थे इसको इंटरव्यू करो, मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन कहाँ रहता है, कोई स्टूडियो भी होता है। तो अगर मेरा मन होता था तो मैं जाती थी, नहीं तो मैं कह देती वो नहीं है बम्बई में, झूठ, क्योंकि आई वॉज एंजॉइंग विथ माई कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते करते पता नहीं कैसे मैं फ्री प्रेस जर्नल एक अखबार निकलता था, जैसे स्क्रीन एक्सप्रेस का है ऐसे फ्री प्रेस जर्नल का होता था सिनेमा जर्नल। तो राउफ अहमद करके एक एडिटर होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा बहुत सिंपल सा कुछ
असाइनमेंट दिया, वो खुश हो गए, सो ही जस्ट स्टार्टेड मी एज अ चीफ रिपोर्टर। तो पता नहीं ऐसे ही मैं स्टूडियो में चली जाती थी, कोई बताता था कि दादर में ये स्टूडियो है, और मासूमियत से ये जो भी मिलता था उनसे बातें कर लेती थी, वो भी मुझे पसंद कर लेते थे, तो आके घर पे लिख लेके उसको जाके दे देती थी, और कॉलेज तो चलता ही रहता था। तो ये 3 हफ्ते का चक्कर जो मेरे माँ बाप ने लगाया, तो 3 हफ्ते के हो गए 3 साल और फिर 3 दशक। 3 दशक। क्योंकि हाँ। ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है हाँ। कि यहाँ पे कोई आपकी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई आपके लिए कोई जगह नहीं बना सकता। या तो आप अपने आप अपना रास्ता ढूंढकर यहाँ आओ और अपनी किस्मत आजमाओ, और एक बार अगर आप आ जाओ और आपकी किस्मत अच्छी है तो आप यहाँ से जा नहीं सकते, नहीं जा कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हो। सो ट्रू। अच्छा, तो ये तो आपके आपने स्टार्ट किया, पर उसके बाद आप असिस्टेंट एडिटर रहीं, फिर आप चीफ एडिटर रहीं, फिर एडिटर रहीं, तो ये सारी जर्नी जो है जी। इसमें आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, आपने हर एक्टर को इंटरव्यू किया, कोई ऐसा बड़ा एक्टर नहीं होगा जिसका आपने इंटरव्यू नहीं लिया होगा। तो एक्टर्स के साथ, ये सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ उठना बैठना खाना, मतलब कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि जब आप घर जाती हैं तो एक अलग माहौल है, हाँ, और जब आप बाहर अपने काम पे हैं तो एक अलग माहौल। इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा सवाल है। इट्स क्या होता था कि एक दुनिया थी जो मेरा घर था, मिडिल क्लास, ट्रेडिशनल पेरेंट्स, ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग। एक माहौल था मेरे कॉलेज का, जो मेरी रूट्स है, जो सारा मेरा ग्रुप है जो कॉलेज का, वो आज तक मेरे दोस्त है, तो वो मेरी जड़ें हैं। और एक माहौल था जहाँ मैं ये फिल्म वालों को मिलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती थी और सवाल जवाब करती थी। इतना आसान कभी नहीं होता था, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपका कॉलेज में होता है, और ये एक जो ये स्टूडियो का कल्चर है, स्टार आ रहा है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, उनके मेकअप रूम में दस्तक देकर अंदर जाओ, सवाल जवाब करो, सब अपने आप सीखना था, कोई ग्रूम नहीं करता था। मगर बहुत कुछ सीखा सबसे, जिसको भी मिली, जो कुछ भी देखा, सबसे सीखा ही है, और मिस्टेक्स भी किए होंगे, और इतने अच्छे लोग मिले किरण कि सबने बहुत मोहब्बत से सब कुछ सिखाया। मिसाल के तौर पे शशि कपूर तो मेरे फेवरेट थे, मेरे को उन पर क्रश भी होता था। शशि कपूर उन दिनों में बहुत बिजी रहते थे, 3 शिफ्ट्स करते थे, गुड लुकिंग थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद मर्सिडीज़ होती थी उनकी, तो जब इंटरव्यूज़ देते थे तो अपनी गाड़ी में देते थे। मैं बात कर रही हूँ 78, 79 की, जब सबके पास जब एयर वो कंडीशन कार नहीं होती एक थी। शूटिंग से दूसरी शूटिंग में हाँ। जाते थे, तो उस समय में वो हाँ, इंटरव्यूज देते और थे। तब एयर कंडीशन कार्स इतनी कॉमन नहीं होती थी। हाँ। तो वो इतने बिजी थे कि वो अपनी कार में बिठा के ले जाते थे दूसरी शूटिंग तक, और इंटरव्यू तब होता था। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इतना गुड लुकिंग आदमी, हाँ। और एक बहुत ऑर्डिनरी कार में। ऑर्डिनरी लड़की, काली सी, हाँ। और ऐसी कोई ग्रूम्ड भी नहीं थी। हाँ। उनके साथ बैठो तो मैं ना दूर बैठती थी उनसे, हाँ। और डोर से लीन करती थी। हाँ। तो वो ड्राइव करते करते कहते थे, भावना डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, हाँ। यू विल फॉल ऑफ, हाँ। एंड देन आई वुड हेट टू मिस योर कंपनी। हाँ। तो मैं इतना सीरियसली लेती थी कि हाँ सचमुच वो मेरी कंपनी को मिस करेंगे अगर मैं गिर गई तो। गिर गई तो। उसी तरह से रेखा के बारे में मुझे याद है, एक बार मैं रंजीत स्टूडियो में गई, तो बाहर एक रिसेप्शन होता था जहाँ पे सबके फ़ोन आते थे, तो शी वॉज टॉकिंग ऑन द फ़ोन, उनका कोई फ़ोन आया होगा, तो मैंने देखा उनको, मगर मैं चुपके से उनके मेकअप रूम तक गई और मैंने खटकाया, उनकी हेयर ड्रेसर ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई। क्योंकि बाहर सबके सामने मैं उनसे इंटरव्यू मांगूँ और वो मना करे तो मेरी बेइज्जती होती है। हाँ। मगर अगर वो अपनी हेयर ड्रेसर के सामने मुझे मना करे तो सिर्फ 2 लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होती है। तो वो आई और उन्होंने कहा, रेखा इज़ वेरी शार्प, आप अभी बाहर थी ना? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा रेखा बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आप रूम में आके बैठी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। सिर्फ एक औरत ये सब समझ सकती है। तो उनके साथ उन्होंने कहा, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम इधर बैठो, चाय पियो, और जैसे मैं रेडी हो जाऊँगी ना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर दूँगी। ये पहली बार
मैं एक बड़ी हीरोइन के कमरे में बैठी थी जो तैयार हो रही थी। किरण, मैं बता नहीं सकती वो जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं औरत भी हूँ। उनके चेहरे को सजाया गया, फिर उनके बाल में कितनी सारी चोटियाँ बनाई गई, फिर उसका जूड़ा बना, उसमें घुंघरू डाले गए, फिर वो पूरी तैयार हो गई, चूड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी। और फिर वो बैठी और बोली, हाँ मैं अपना सवाल ही भूल गई क्योंकि मैं उसको देख रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा, भावना, ये सवाल मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या बात हुई, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं भावना सोमैया से। तो भावना, वी वर टॉकिंग रेखा जी के रूम में, तो आपने क्या सवाल पूछा, फिर आप सवाल पूछ गए, भूल गई, फिर मैंने सवाल याद कर लिया और उन्होंने समझ गई वो, बिकॉज बहुत शार्प है। हाँ। तो शायद उनको ये बात ही मेरी अच्छी लगी होगी। हाँ। कि क्योंकि जर्नलिस्ट वो ज़माने में बहुत खूंखार होती थी। हाँ। और मैं क्योंकि नई नई थी, थोड़ी सी मासूम और नाजुक भी थी। तो तब से ना उन्होंने जैसे अपने शील्ड में ले लिया, क्योंकि वो अपना मेकअप खुद करती थी। तो ऑफिस की जितनी लड़कियां थी, जब उनको मिलने जाती थी ना, सब पूछती थी हाउ टू डू द आईज, हाउ टू डू द लिप्स। तो सब जब चली गई तो मैंने उनको धीरे से कहा, मैंने तो ये सब पूछा ही नहीं कि आँख और होठ कैसे करते हैं। तो मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने मेरे सामने देखा और बोला, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन लोग को कॉपी मत करो, तुम जैसी हो ऐसी ठीक हो, तुम काजल लगाओ और चोटी बांधो, बहुत अच्छी लगोगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सब दिल से आपको नसीहत देते थे और दे यूज्ड टू टेल यू थिंग्स फॉर योर गुड। जैसे शशि जी के बारे में मैं एक बात बताना भूल गई कि इंग्लिश मीडियम से थी, हिंदी अच्छी नहीं थी। तो जैसे मैंने एक बार कहा कि फांसी के कुछ बारे में उनकी फिल्म, तो उन्होंने कहा ये फांसी कुछ नहीं होता है, फांसी होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ PHAANSI? और एक बार मैं उनसे मिलने गई तो वो भरत भूषण के साथ रूम शेयर कर रहे थे, क्योंकि बहुत छोटा सा कमरा था और एक ही रूम था, तो सारे एक्टर्स एक रूम शेयर कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं सीधा उनसे बात करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे डांट के कहा, भरत भूषण से नमस्ते किया। तो मैंने धीरे से कहा, आई डोंट नो हिम। ही सेड, यू डोंट नो हिम? तुम हो कौन? यू डोंट नो तानसेन, यू डोंट नो बैजू बावरा, उठो भरत भूषण से नमस्ते करो। ही टुक मी टू द सेट, डायरेक्टर को नमस्ते करो, प्रोड्यूसर को नमस्ते करो, राइटर को नमस्ते करो। मुझे लगा कि मेरे अंकल थे और मैं सारे लोगों को पैरी पोना भी करवा देते वो तो। सो क्यूट। अच्छा, आ जाते हैं कि आपने जर्नलिज्म में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। फिर आप आ गई शबाना जी के साथ। आपने कुछ 7 फिल्मों में आपने उनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए। अब कहाँ जर्नलिज्म, कहाँ लॉयर, कहाँ साइकोलॉजी, और अब आप कपड़ों में भी घुस गई, तो ये कैसे हुआ? देखो, जब मैंने जर्नलिज्म और लॉ ख़त्म कर दिया था ना, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अभी तुम्हें चुनना है कि तुम लॉयर बनना चाहती हो या जर्नलिस्ट। और जब मैंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, वो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो काला कोट पहनकर एक डिग्निटी होती है, ये क्या कलम से 30 मार खान कब बनेगी। मगर सोच लिया था। उसी तरह से शबाना का क्या था, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ उसके साथ कर रही थी और थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी। तो एक बार जब वो तैयार हो रही थी, शी वाज प्लेइंग अ हाउस मेकर, तो इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी थी और ऐसे कुछ बहुत अजीब बन बनाया था। तो मैंने कहा कि ये क्या तरीका है, ऐसे कोई हाउसवाइफ नहीं होती है। तो बोला, अच्छा तुमको कैसे मालूम? तो मैंने कहा कि इतनी इतनी ग्लास की चूड़ियाँ पहनते हो, कोई घर की औरत इतनी चूड़ियाँ पहनकर रसोई बनाती है क्या, बच्चा उठाती है क्या, बच्चे को लगेगा। यू ऑल हैव टू बी रियलिस्टिक। तो उन्होंने कहा, इतनी अगर तुम होशियार हो तो बताओ मुझे, एक मेरी फिल्म के कॉस्ट्यूम्स करके दिखाओ। उस ज़माने में शबाना बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि आज का MLA करके मैं एक फ़िल्म बना रही हूँ, तो उसमें तुमको स्टोरी कोई आके समझा जाएगा, तो तुम जो है उसके कॉस्ट्यूम कर दो। तो फर्स्ट हाफ में शी इज़ अ बाबर्स वाइफ, राजेश खन्ना बाबर है, और सेकंड हाफ में वो पॉलिटिशियन की पत्नी है। तो मैंने ये सोचा
कि गांव की लड़की है, तो वो जैसे मैं हैंडलूम की साड़ियाँ पहनती थी, चोटी बनाती थी, प्रिंटेड ब्लाउज पहनती नाई थी। की बीवी तो उस तरह ही ड्रेस हाँ, होगी ना, तो मैंने simple। कहा उसको ऐसे हाँ। एक सिंपल सी बना देती हूँ। और सेकेंड हाफ में शालिनी ताई करके एक पॉलिटिशियन होती थी जो गढ़वाल साड़ीज पहनती थी, इतनी बड़ी बिंदी बनाती थी, तो मैंने उस पर उनका ढांचा बनाया। और वो पूरे टाइम मुंबई में नहीं थी, मैंने सारी साड़ियाँ, ब्लाउजेज, सब कुछ भेज दिया। तो इसका एक अच्छा किस्सा है, उनके डायरेक्टर ने जब सारे कपड़े देखे तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जिसने कपड़े बनाए हैं। तो शबाना ने कहा कोई गलती हो गई क्या, क्योंकि शी फेल्ट हाँ, प्रोटेक्टिव हाँ, ऑफ अ हाँ। फ्रेंड। सो ही सेड मैडम वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर बिकॉज शी इज़ पुट 2 मंगलसूत्रस। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि एक औरत जब उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहला वो बड़ा मंगलसूत्र गहना अच्छा बनाती है। मंगलसूत्र अच्छा हाँ, बनाएगी। हाँ। तो मैंने बिगनिंग में एक बहुत सिंपल मंगलसूत्र दिया हाँ, था हाँ। और सेकंड हाफ में डायमंड मंगलसूत्र दिया था। ओके। तो शबाना ने वहाँ से फ़ोन किया हाँ। और कहा कि अभी तो तुम निकल पड़ी, मेरी ये फिल्म भी करो, ये फिल्म भी करो, ये फिल्म भी करो। तो मैं ऑफिस से निकल जाती थी बगैर किसी को बोले, सब कुछ उधर से ही खरीद के रख देती थी और हो जाता पर था। 7 फिल्में आपने की, बट फिर उसको तो आपने परस्यू नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया फिर आपने आगे डिज़ाइनिंग को, क्लोथ्स डिज़ाइनिंग कोई मेरी और शबाना की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, हाँ, बहुत लड़ाइयाँ होती थी और मुझे लगता था कि ये रिश्ता ही कहीं ना बिखर जाए। हाँ। तो फिर उसी समय टीना अंबानी, टीना मुनीम थी तब, हाँ। उसकी बहन भावना, हाँ। वो उसके कपड़े हाँ, करती थी। तो भावना और मैं सेट पे मिलते थे कई Two बार। भावनास। टू हाँ, भावनास। और हम दोनों बुराइयां करते थे। हाँ। वो भावना टीना की बुराई करती थी और मैं शबाना की बुराइयां करती थी, क्योंकि हम ये कहते थे कि ये इतनी अच्छी बहन या दोस्त है और जब कपड़े के बारे में बात आती है तो वो लोग स्टार बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं था, मैं बहुत सीखी शबाना से। उन्होंने सिखाया कि कैसे कलर्स को यूज़ किया जाता है। दुख का सीन है तो डल कलर लेना चाहिए, खुशी का सीन है तो ब्राइट कलर लेना चाहिए। ऑल दैट शी टॉट मी, द टेक्सचर्स, द फैब्रिक्स, द एम्ब्रॉयडरीज, द फोल्ड्स, द पाइपिंग्स, किस तरह से कपड़ा फैब्रिक फॉल होता है। तो बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ, है। थक गई मैं। अच्छा, जर्नलिज्म ही अच्छा है। लिखना सबसे अच्छी बात है। लिखने में जो नशा है वो कोई और बात में नशा नहीं है। तो ये आपका दौर रहा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का। फिर आप एक समय पे आपने किताबें लिखने के बारे में सोचा। जर्नलिज्म बहुत कनेक्टेड है, लेकिन एक ऑथर होना एक अलग उसकी एक लैंग्वेज है और एक जर्नलिस्ट की जो राइटिंग है वो अलग होती है। बहुत बिल्कुल फ़र्क है दोनों में, टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, लेकिन आपने उसको मास्टर किया और आपने कितनी सारी किताबें, 13 किताबें आज तक लिख डाली। और सबसे पहली किताब आपकी थी अमिताभ बच्चन जी की। तो उसके बारे में कुछ, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अब द लेजेंड, अमिताभ बच्चन द लेजेंड। ये दशक था 90s। तो 90s में मैं बन गई थी एडिटर जी मैगज़ीन की। और हमारे देखने वाले को मैं ये बता दूं, जी मैगज़ीन को आपने स्टार्ट भी किया था जी ना? मैंने लॉन्च पूरा किया था। आपने जी। लॉन्च किया था। तो हाँ। वो हिंदुस्तान की पहली विजुअल मैगज़ीन थी। हाँ। तो 90s तक अमिताभ बच्चन मीडिया के साथ बात नहीं कर रहे थे। करीबन 18 साल अमिताभ बच्चन ने मीडिया के साथ बात नहीं की है। और उनके जो बेहतरीन साल है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि कभी कोई इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया था। हाँ, उनकी तस्वीरें ली जाती थी सेट्स पे, क्योंकि सेट पे हम लोग जाते थे मगर वो हमारी ओर देखते नहीं थे। 1992 में एक स्पॉन्टेनियस जेस्चर में अमिताभ बच्चन ने ये तय किया कि अब वो मीडिया के साथ बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़े से दुविधा में थे कि मीडिया उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगी, और मीडिया भी शायद ये सोच रही थी कि ये उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर आप मानोगे नहीं कि ये जो मिलन हुआ 18 साल के बाद मीडिया और बच्चन का, वो इतना इमोशनल था, इतना भावुक था। और अमित जी ने उस समय बड़े से बड़े मैगज़ीन के साथ साथ छोटे से छोटे अखबार को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सबके साथ इंटरव्यू किए हैं। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, क्योंकि जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो मैं फर्स्ट जर्नलिस्ट थी जिनको उन्होंने बुलाया स्टूडियो में।
तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। तो एक दिन क्या हुआ कि 90s के दशक में कंप्यूटर्स आया था हमारे देश में, तो कंप्यूटर्स सीख रहे थे एडिटर्स भी। तो एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि मैम, नाउ यू डोंट डू एनी मोर इंटरव्यूज़ विद मिस्टर बच्चन। तो आई सेड क्यों? तो उन्होंने कहा आई हैव सेव्ड हिज इंटरव्यूज़ इन एवरी फाइल, ए बी अमिताभ बच्चन, सीनियर बच्चन, ए बी बेबी, बिग बी। तो मैंने कहा नहीं, इतने इंटरव्यूज़ तो मैंने नहीं किए होंगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ है। मैंने बोला सबका प्रिंट निकालो। मैं लेकर गई घर पे, सबको स्टडी किया, रीअरेंज किया, रीविज़िट किया, रीराइट किया, और सारे उनके डायरेक्टर्स जिन्होंने उनके साथ करीबन 9-10 फिल्में की थी, जैसे रमेश तिप्पी, यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, उन सबको मिली, उनका इंटरव्यूज़ लिया और मैंने एक पूरा ढांचा बना दिया। तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि ऐसे ही आप अमित जी को मत दिखाइए, ये हमारे पास तो सारी तस्वीरें हैं, हमारे पास आर्टिस्ट है, आप उनको एक अच्छी तरह से लेआउट भी करके दिखाइए। तो मैंने वो पूरा ऐसे एक डमी जैसा बनाया और उनको मैं महबूब स्टूडियो में दिखाने के लिए लेकर गई। तो जब उन्होंने देखा, क्योंकि एक तगड़ी सी सॉलिड थी, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से शॉक्ड हो गए और शायद उन्होंने ये सोचा कि ये लड़की पर मैंने इतना भरोसा किया और उसने तो पूरी किताब निकाल डाली। तो ये जो पूरी ऑर्गेनिक प्रोसेस थी, मैंने कोई किताब लिखने का सोचा नहीं था। ये जिस तरह से हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं, और ऐसे ही पूरी इनोसेंस के साथ उनके पास चली गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो किताब जैसा हो गया। तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही है, जो था उसको मैंने इकट्ठा किया है और जो आपने बात की वही है, आप घबराइए मत, इनकी कोई कॉपी नहीं है, और आपको इतना भी अगर बुरा लगेगा या आपको इतनी भी दुविधा होगी, मैं उसे फाड़ दूंगी और इसको मैं डिलीट कर दूंगी अपने कंप्यूटर से। आप इसे घर ले जाइए, आप पढ़िए, आप अपनी पत्नी को दिखाइए। अगर इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है आपने नहीं बोली है, आप यू जस्ट गेट बैक टू मी। एंड क्योंकि मैंने दिल में सोचा कि ये सिर्फ 1 लाख शब्द है, 1 लाख शब्द तो मैं कभी भी लिख सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3-4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुमने सही कहा था, वो बिल्कुल वही है और दोनों हमारी रजामंदी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो ये देखो, जर्नलिस्ट बनना मैंने प्लान नहीं किया था, वो मुझे मिल गया जॉब। कॉलमनिस्ट बनना भी मैंने सोचा नहीं था, वो ऐसे ही हिंदू ने फ़ोन किया कि यू डू अ कॉलम फॉर अस। तो बल्कि मैंने उनसे कहा कि हाउ कैन यू बी सो श्योर कि हर हफ्ते 1500 वर्ड्स मंडे के दिन मैं कैसे दे ही पाऊंगी। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हमको भरोसा है। भावना जी, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या करें, इस वक्त तो लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं भावना सोमैया से। तो भावना जी, अमित जी की किताब के बारे में आप बात कर रही थी, तो उन्होंने हाँ कह दिया, तो फिर? नहीं, तो जैसे मैं बता रही थी कि राइटर बनने का मैंने सोचा नहीं था, वो आदमी फ़ोन करता रहा तो मैं बन गई। कॉलमनिस्ट बनने को मैंने सोचा नहीं था, हिंदू ने कहा कि लिख दो तो मैंने लिख दिया। और ऑथर बनने का तो कभी नहीं सोचा था मैंने, ये ऐसे ही वो मेरे पब्लिशर ने बोला कि ठीक तरह से डमी बना के दे दो, तो मैंने कर लिया। तो ये पहली किताब तो हो गई। फिर दूसरी किताब मैंने सोची कि जो मेरे अनुभव है एज दिस मिडिल क्लास जर्नलिस्ट, उसे शायद मैं ना भूलूं, मगर जो मेरी इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लिख डालना चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है जब वो पढ़े तो उनको ये एक रीअश्योरेंस होना चाहिए कि ये डर और ये जो एंग्जाइटी और ये जो मिक्स्ड इमोशंस और ये जो दोनों हमारे घर का माहौल और बाहर का माहौल जो अलग है, वो सबके साथ हुआ है, आप पहले नहीं हो। तो इसलिए वो अनुभव पर किए किताब थी। और फिर तीसरी और चौथी, फिर मैंने सोच लिया कि जो भी मैं काम कर रही हूँ, जहाँ भी मैं एडिटर हूँ, 7-7 साल में एक किताब मैं ज़रूर लिखूँगी, और मैं लिखती गई। तो अमिताभ जी पर आपने 3 किताबें लिखी जी। तो फिर एक आप लिख चुकी थी, फिर 2 और लिखने की क्या ज़रूरत थी? देखो, जब
अप्पू पर ट्रिलॉजी बनाई थी सत्यजीत रे ने, तो कोई ये सवाल नहीं करता है कि अप्पू पर ट्रिलॉजी क्यों बनाई आपने। अमिताभ बच्चन सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप उन पर सैकड़ों किताब लिख सकते हो। मैंने 3 लिखी है, बहुत सारे लोगों ने भी लिखी है किताब उन पर। 1998 में नहीं 1990 में मैंने ये किताब लिखी थी, अमिताभ बच्चन द लेजेंड, जो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद क्या हुआ था कि और मेरे पास मसाला था, मगर जैसे फिल्म में इतनी ही मिनट्स का होता है, उसी तरह से बुक्स भी इतने पेजेस की ही होती है, तो वो रह गया था। तो वो थी उनकी जैसे फिल्मोग्राफी, तो मैं उसको अपडेट करती गई। तो 2009 में मुझे ऐसा एक पब्लिशर मिला जिनके पास अमिताभ बच्चन के सारे फिल्म पोस्टर्स थे, और वो चाहते थे कि वो एक किताब करे। तो मैंने उस किताब का कंटेंट दिया और बचनेलिया बनी, जो 2009 में रिलीज़ हुई। तो 1999 के बाद 2009 में, और उसके बाद उसी टाइम पे ना 90s बहुत इम्पोर्टेंट दशक था, क्योंकि कंप्यूटर्स आया, पोर्टल्स आए, तो जब जर्नलिज्म ने एक अलग सा मतलब फ्रॉम राइटिंग इट बिकेम मोर विजुअल, डिजिटल हो गया। तो उस दौरान मुझे किसी ने अमिताभ बच्चन पर एक पोर्टल करने के लिए हेड क्रिएटिव एडिटर रखा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसके लिए इकट्ठा करती थी। तो एक दिन मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर गई थी, तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, जैसे मैं और आप भी कितनी बार मिलते हैं कॉफ़ी पे, किसी के घर पे, तो हम लोग ऐसे ही कैसे मजाकिया मूड में आ जाते हैं। तो किसी ने कुछ कहा, तो कहा कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो सडनली वी रियलाइज कि सब लोग अमिताभ बच्चन के डायलॉग में बातें कर रहे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिनेमा हैज़ बिकम a culture and it has become a reference point for movie goers। तो मैंने सोचा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से सारे वर्ड्स निकाले, सारे, और हर वर्ड के साथ मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म और एक सीन को जोड़ा। मिसाल के तौर पे अगर ए अल्फ़ाबेट की बात करें तो एरो, तो तूफ़ान, और फिर वो सीन जहाँ वो एरो इस्तेमाल करते हैं। फिर बी, मैं सब नहीं जाऊंगी, तो बी में बॉटल, शराबी का सीन। सी चेन, तो चेन में आई जंजीर। उसी तरह से ई एग, अमर अकबर एंथनी, माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस। इतनी मुश्किल किताब थी किरण, इतनी मेहनत की है, और फिर कैसे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एक आर्टिस्ट मिला मुझे, तो उन्होंने ये सारे वर्ड्स के इलस्ट्रेशंस किए, और वो एक एक सीन का खूबसूरत पेंटिंग बना दी। हाँ। तो ये किताब हो गई। वंडरफुल। तो मतलब अलग अलग टाइप की आपने किताबें की, और इन दोनों में थोड़ा सा जर्नलिस्टिक, एक्चुअली तीनों में देखा जाए तो आपने जर्नलिज्म को ही यूज़ किया है। जी। उस मटेरियल को आपने ट्रांसफॉर्म करके किताब में बना दिया है। ओके, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना भूल गई थी कि आपने एक टेलीविज़न सीरियल में एज मीडिया कंसल्टेंट भी थोड़े टाइम के लिए कुछ काम किया था। मैंने टेलीविज़न में बहुत सारी चीज़ें की है। शोज़ भी किए हैं, एंकर भी किया है, मगर ये सब मेकअप लगा के करना बहुत मुश्किल काम है। आप ही लोग ही कर सकते हो। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट थी। एकता कपूर बहुत स्मार्ट लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है। तो मेरे अवार्ड शो होता था स्क्रीन का, तो मुझे बैक स्टेज मिली, तो मुझे कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अरे राम, अभी इसके बारे में मैंने, क्योंकि सास भी कभी बहू को तो बराबर एडिटोरियल में मैंने फटकारा था। तो मैंने कहा अभी वो कहेगी कि क्यों किया वगैरह। मुझे मिली और कहा कि जो भी आपने वो मेरे शोज़ के बारे में लिखा है, मैं सब बात से सहमत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप गुजराती हो, सीरियल गुजराती है, तो आप सारे ये जो गुजराती पना है वो आप हमारे सीरियल में वो डिटेल्स दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तभी मैंने एक नया घर लिया था, तो जितने पैसे थे वो घर में तो डाल दिए थे, मगर घर को सजाने के लिए पैसे नहीं थे। तो एकता कपूर के सारे पैसे से बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करके सजा दिया। क्योंकि सास भी कपूर ये बहू थी तो बंद हो गई, मगर आज भी मेरे घर में जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि एकता कपूर थी तो घर बन गया। सो नाइस। अच्छा,
अभी आते हैं आपके 9 साल से आप रेडियो में अब प्रोग्राम करती आई हैं, तो जर्नलिज्म आप टॉप पोस्ट पे थी, एडिटर थी जब आपने अपना जॉब छोड़ा। तो पहले तो ये बताइए कि वो छोड़ा क्यों? देखो, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर जगह पे कम से कम 10 साल रहती हूँ। हाँ। जो बहुत बड़ी बात है कि इट शोज़ दैट यू हैव सस्टेनिंग पावर। सिर्फ स्क्रीन ऐसा एक पेपर है जो मैंने 7 साल में छोड़ दिया। मेरे कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, सबने कहा इट्स प्रोफेशनल सुसाइड, हाउ कैन ट्रेड मैगजीन लीडिंग पेपर स्क्रीन को आप कैसे छोड़ सकते हैं? बस आ गया एक बार मेरी सटक ली तो निकल गई। हाँ। और मैं, सब कहते हैं कि पहले एक नौकरी ले लेनी चाहिए, हाँ। बाद में छोड़ना चाहिए। हाँ। मगर एक मन मुझे अंदर से था कि मैं तो अपने काम में गुड अच्छी हूँ, मैं तो कर तो लूँगी। मुझे मिल जाएगा। हाँ। मगर वो साल था 2008 एंड 2008 वाज ग्लोबल रिसेशन, यू नो। तो कोई भी आपको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जिसके पास, मतलब सब लोग निकाल रहे थे अपने कॉर्पोरेट ऑफिसर्स से। तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत मुश्किल था, इसलिए नहीं कि कोई सेविंग्स नहीं थी, मगर व्हेन यू आर ऑन द टॉप पोस्ट आपके सारे टैब्स उठाए जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको आदत ही नहीं है कि अपने लिए हर चीज़ के लिए खर्च करो। हाँ। मगर मैं किताबें लिखती रही। 2008 में इतनी सारी मुश्किलें आई, मगर किरण, मैंने इस साल में मेरी सबसे फेवरेट किताब लिखी, जो एक ही किताब है जो सिनेमा पर नहीं है, जिसका नाम है कृष्णा द गॉड हु लिव्ड एज मैन। क्योंकि ये किताब एक गुजराती से इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है और मैं गुजराती पढ़ी नहीं हूँ। और आप सोचो कि ये साल था 2008, लॉर्ड कृष्णा इज़ द 8th चाइल्ड, मैं अपने माँ बाप की 8वीं संतान हूँ और ये मेरी 8वीं किताब थी। तो इट्स नॉट अ माइनर कोइंसिडेंस। नो, इट्स नॉट। तो 8 के एंड में या 9 के बिगनिंग में बिग एफएम के सीईओ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम रिव्यू करने वाले हैं अपने चैनल में और हम चाहते हैं कि आप करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पहुँच गई रेडियो में। अब क्या है, लिखना एक बात है और बोलना अलग बात है। और स्टूडियो एवरेज एज इज़ ऑल्सो 20 और वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलग होता है, कान पे वो पहना देते हैं। और मैंने बोलना शुरू कर दिया इंग्लिश में, तो दे सेड कट कट कट, हिंदी में बोलना है। तो तब तक तो मुझे हिंदी में बोलने की आदत ही नहीं थी। तो बहुत मुश्किल था किरण, बहुत मुश्किल था। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं लिख कर आती हूँ। फिर मैं आई तो वो रोमन में लिखा और बोलना शुरू किया। और धीरे धीरे जब मैं बाहर होती थी तब मैं ज़्यादा हिंदी बोलने लगी, ताकि आई बिकम कंफर्टेबल। और देखो, आज आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ। बिल्कुल हिंदी में बात कर रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने, और लग रहा है कि एक और प्रोग्राम आपके साथ करना पड़ेगा। सिर्फ मैं इतना मेंशन करना चाहूँगी कि इस साल आपको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है, उसके बारे में, पद्मश्री मिला है आपको। कैसा लगा पद्मश्री रिसीव करते हुए? एक तो क्या है कि जिसको भी पद्मश्री या पद्म भूषण मिलता है तो वो सुनने में आता है कि बहुत सारी मेहनत करते हैं, लोगों से बोलते हैं मुझे रेकमेंड करना। हाँ। मुझे कुछ नहीं मालूम था किसने किया रेकमेंड, कुछ भी मुझे नहीं पता था। हाँ। और एक दिन वो हफ्ते में काबिल और रईस रिलीज़ होने वाली थी और एक पिक्चर मैंने देख ली थी और मैं रिव्यू लिख रही थी अपना, और एक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, अननोन नंबर था, मैंने उठाया नहीं, फिर से आया, फिर से नहीं उठाया, फिर से आया, नहीं उठाया, फिर उठा ही लिया। मैंने कहा ये नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जी भावना जी से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा बोल रही है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से बात करें। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मिनिस्ट्री से बात करें। तब तक मेरा हाथ तो कंप्यूटर पे चालू ही था। तो मैंने कहा अब मैंने क्या कर दिया, किसके बारे में क्या लिख दिया कि शिकायत मिनिस्ट्री तक पहुंच गई। तो उन्होंने कहा आपको हम अवार्ड दे रहे हैं, पद्मा अवार्ड है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा रिस्पांस बहुत ठंडा था, तो उन लोग को लगा कि ये कुछ नाराज़ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अवार्ड वापसी चल रही है। तो मैंने कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा ध्यान बटा हुआ था, शुक्रिया और आई एम वेरी ऑनर्ड। तो जब रिसीव किया? अभी तो रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा। ओ हाँ, ये तो 6 महीने 4 महीने 6 नहीं, अभी अप्रैल में या मार्च में होगा। ओके। भावना जी, आपने कभी शादी नहीं की,
क्या वजह है इसकी एंड क्या आपको कभी कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? अकेलापन तो बिल्कुल नहीं महसूस होता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, सब कोई है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरे। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम शादी ना करें तो हम अकेले हैं, और जिसने शादी की है वो बहुत चेयरफुल है। मैं तो बल्कि ऐसा मानती हूँ कि शादीशुदा लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं, क्योंकि कितने लोगों से आप मिलते हो, हर चीज़ तो आप शेयर नहीं करते हो। शादी नहीं की, ये लता मंगेशकर से भी सवाल किया जाता है, और वो कहती है कि मृत्यु, जन्म और शादी ऊपर वाला तय करता है। और सलमान खान से मैं जब भी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि देखो तुमको कोई मिलने वाला है नहीं, तो अभी बता देती हूँ कि मैं हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई हैव लर्न टू लाफ एट इट, एंड आई फील जब आपके पास काम है और आप अगर स्वस्थ ज़िंदगी और स्वस्थ मन से रहते हो, मेरे पास समय नहीं है तो पूरा दिन कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव जाता है। मगर अगर दोस्त परिवार जिसको भी ज़रूरत है या वो मिलना चाहते हैं, उसके लिए पूरा समय है, काम को छोड़ के उनके लिए हमेशा मैं हूँ। और ये सब जो अच्छा होता है या इतना स्वस्थ दिल और दिमाग रहता है, मैं सोचती हूँ कि माँ बाप की आशीर्वाद है, और जिस तरह से उन्होंने परवरिश की है, तो इसलिए हम सब कुछ एक अलग नज़रिए से देखते हैं और खुश रहते हैं। सही बात। भावना जी, हम अपना शो अब ख़त्म करने जा रहे हैं, और हम यूजुअली आपसे एक ऑटोग्राफ लेंगे, और हमारे शो के बारे में आप कुछ लाइंस लिखिए। ओके। कोशिश से कामयाबी तक।